हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर इंस्पायर्स इंडिया। आज की इस वीडियो में इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इकोनॉमी शब्द अर्थात अर्थशास्त्र। इकोनॉमी है क्या? अर्थशास्त्र हिंदी में और इंग्लिश में होता है इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन, पैसा, और अध्ययन का अर्थ होता है किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना, मतलब ना क्या हुआ। तो इसी प्रकार हम अर्थशास्त्र को अगर परिभाषा में डालना चाहें तो मानव की वह हर गतिविधि जिसमें धन सम्मिलित है, जिसमें मुद्रा सम्मिलित है, आर्थिक गतिविधि कहलाती है और इसका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है। आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग वीडियो को पुश कर करके इसे लिख भी सकते हैं, और भी मैं अर्थशास्त्र की एक दो परिभाषाएं बोलता हूं तो आप वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। मैं लिख के भी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप वीडियो को पुश करें और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक आध परिभाषा और बताता हूँ। अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है यह भी अर्थशास्त्र ही हमें बताता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे अर्थशास्त्र क्या होता है। अब अर्थशास्त्र की दो शाखाएं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थात संपूर्ण अध्ययन, और व्यष्टि मतलब इसी के अंदर एक सूक्ष्म अध्ययन कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अगर अपन इसे परिभाषा में डालना चाहें, आसान शब्दों में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र होता है संपूर्ण जंगल का अध्ययन, वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है पेड़ों का अध्ययन। जहाँ बृहद चित्र जो आपको दिख रहा है, ये बृहद चित्र जो आपको दिख रहा है ये समष्टि है, और इसी के अंदर पेड़ों का अध्ययन अगर किया जाए, ये बृहद जंगल हो गया, और इसी के अंदर अगर पेड़ों का अध्ययन किया जाए तो वो व्यष्टि हो गया। इसे माइक्रो और मैक्रो भी कहते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ क्रमशः छोटा और बड़ा होता है। तो आप समझ चुके होंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब आगे चलते हैं अपन। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है एक शब्द अर्थव्यवस्था। तो अब अपन यहाँ पे जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अभी तक मैं आपको बताएं अर्थशास्त्र और उसके बाद समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब अपन आगे जानने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का गतिशील रूप है। यह आर्थिक गतिविधियों का एक रुका हुआ चित्र है। अर्थव्यवस्था के आधार पर, मतलब अर्थव्यवस्थाओं को क्षेत्र के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का गतिशील रूप ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह भी कह सकते हैं कि ये आर्थिक गतिविधियों का एक रुका हुआ चित्र है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तीन प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक मतलब इसे उत्पादक भी कहते हैं, प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां आती हैं, जैसे उत्खनन, कृषि कार्य। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक है तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अपन द्वितीय क्षेत्र में। तो इसमें वह सभी गतिविधियां रखी जाती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है, मतलब कि उनका प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि अपन प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखें तो कृषि से अपना गेहूँ हुआ। अब गेहूँ को अगर पीस दिया गया तो आटा बन गया, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद क्या हुआ? गेहूँ। अब इसकी प्रोसेसिंग करके इसका आटा बनाया गया, तो ये द्वितीय क्षेत्र का कार्य हो गया। जब द्वितीय क्षेत्र को किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था अथवा द्वितीय क्षेत्र की इकोनॉमी कहा जाता है। अब अपन जानेंगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वे सभी गतिविधियां आती हैं जिनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि। जैसे शिक्षक जो हो गए तो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कहला गए। तो अब हम क्षेत्र जान चुके, अब इसके बाद जानेंगे आर्थिक प्रणालियाँ। अब तक हम जाने अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, व्यष्टि और समष्टि। उसके बाद अपन ने जाना अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का गतिशील रूप है अथवा आर्थिक गतिविधियों का एक रुका हुआ चित्र।
मतलब अर्थशास्त्र का गतिशील रूप और अर्थव्यवस्था का रुका हुआ चित्र, आर्थिक गतिविधियों का रुका हुआ चित्र है। तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था जान गए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जान गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब इसके बाद अपन जानने जा रहे हैं आर्थिक प्रणालियाँ। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे आर्थिक प्रणालियाँ। आर्थिक प्रणालियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बाजार आर्थिक प्रणाली, मार्केट इकोनॉमी। बाजार के बाद हो गई गैर बाजार, और इसके बाद ये दोनों के मिश्रण से बाजार और गैर बाजार दोनों को जोड़ देंगे तो एक होती है मिश्रित इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। बाजार अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? तो एक अर्थशास्त्र के जनक हैं, 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस पुस्तक को आमतौर पर वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इतना ही नाम लिखा, आपको पूरा लिखना तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं एक बार और नाम रिपीट कर देता हूँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, तो इन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया। तो अब हम जानने जा रहे हैं बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैं पूरा लिख के समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं लिख के नहीं समझा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पुश कर करके देख सकते हैं। तो चलिए हम बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है क्या बनाना है, क्या उत्पादन करना है, प्लस ये उत्पादन कितना करना है, और उत्पादन करने के बाद ये जो बना हुआ उत्पाद है, बने हुए उत्पाद को किस मूल्य पर बेचना है, किस मूल्य पर बेचना है, ये सब कौन तय करता है? बाजार की शक्तियों द्वारा तय होता है। बाजार की शक्तियों द्वारा तय होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपन बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेंसेज फेयर की नीति अपनाई जाती है। लेंसेज फेयर जो है ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अकेला छोड़ देना, अर्थात इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में सरकार जो है की न्यून भूमिका होती है, मतलब उसमें वो कोई भूमिका नहीं लगाती, न ही इसमें सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता। करों की अनुपस्थिति होती है अथवा न्यून कर होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। बाजार अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और ये उत्पादन जो हुआ ये बने हुए उत्पाद को किस मूल्य पर कहाँ बेचना है, ये सब निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। ये कहलाती है बाजार अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, सरकार इसमें कोई करार नहीं लगाती है, और जो लगाती भी है तो एकदम न्यूनतम होता है। तो कहलाती है बाजार अर्थव्यवस्था। अब अपन जानने जा रहे हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था। ये बाजार अर्थव्यवस्था हो गई। बाजार अर्थव्यवस्था के बाद गैर बाजार अर्थव्यवस्था जानेंगे। गैर बाजार अर्थव्यवस्था का उदय क्यों हुआ? तो बाजार अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में या इसकी प्रतिक्रिया के रूप में इसका उदय हुआ। ठीक, तो अपन जैसे बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में जाने की क्या क्या होता है, तो गैर बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। गैर बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ राज्य की आर्थिक भूमिका होती है, बाजार की इसमें अनुपस्थिति होती है, मतलब कि आर्थिक मांग और पूर्ति की शक्ति इसमें कार्य नहीं करती। प्रतिस्पर्धा का विचार पूर्णतः अनुपस्थित होता है। किसी चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा उन्हें लोगों तक वितरित कैसे करना है इत्यादि प्रश्नों का निर्णय सिर्फ राज्य करेगा। तो यहाँ पे आप एक अंतर भी देख सकते हैं बाजार और गैर बाजार अर्थव्यवस्था में। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, सब बने उत्पाद को किस मूल्य पर बेचना है, सब निर्धारण कौन करता है? बाजार की शक्ति करती है। लेकिन गैर बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा बने उत्पाद को किस मूल्य पर बेचना है, कहाँ बेचना है, ये सब निर्धारण बाजार नहीं करता। मिश्रित गैर बाजार अर्थव्यवस्था में इसका निर्धारण कौन करती है? सरकार करती है, तथा इसमें सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार इसमें कर लगाती है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था को सबसे पहले 1919 में रूस में अपनाया गया। उसे उस टाइम पे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और विशुद्ध रूप में इसे 1949 में चीन द्वारा अपनाया गया।
गैर बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ कमियां भी हैं जिन्हें अपन जानते हैं। इसमें संपत्ति के सृजन पर बल नहीं दिया जाता, जिससे निवेश योग्य पूंजी की कमी रहती है। चूँकि संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता सरकारें तय करती हैं, इसलिए उनका इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता। राजनीतिक प्रणाली गैर लोकतांत्रिक होती है, इसलिए वहाँ अधिकार एवं स्वतंत्रता अनुपस्थित होते हैं और बुर्जुआ द्वारा सरबराह का शोषण तो बच जाता है, लेकिन इसमें राज्य ही सबसे बड़ी शोषक की भूमिका में उभरता है। इसे आलोचकों ने राज पूंजीवाद का नाम भी दिया है। अंतर्निहित कमियों के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं का 1970 के दशक से ही अंतरिक्ष होना प्रारंभ हो गया और 1980 के दशक में इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों में बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किया गया। तो अब ये गैर बाजार अर्थव्यवस्था थी जो बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल करने लगी। जब बाजार अर्थव्यवस्था और गैर बाजार अर्थव्यवस्था दोनों मिल जाती हैं तो मिश्रित इकोनॉमी का उदय होता है। तो अब अपन जानेंगे मिश्रित इकोनॉमी क्या होती है। चलिए मिश्रित इकोनॉमी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मिश्रित इकोनॉमी का उदय कैसे हुआ। तो बाजार अर्थव्यवस्था प्लस गैर बाजार अर्थव्यवस्था, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों आर्थिक प्रणालियों के लक्षणों एवं तत्वों के मिश्रण से मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसमें निजी क्षेत्र एवं राज्य दोनों ही आर्थिक भूमिका निभाते हैं। इस घटना को विचारधारा का अंत कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार विश्व की दो प्रकार की आर्थिक विचारधाराओं की खाई पटती नजर आती है। शीत युद्ध की इससे समाप्ति होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव तभी हो गया था जब महान मंदी के संकट से उबरने के लिए वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों को अपनाया गया। यह समय कब था? 1930। 1929 में आर्थिक मंदी आई, उसके बाद 1930 में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव प्रारंभ हो गया। क्यों प्रारंभ हो गया? क्योंकि इन्होंने बाजार और गैर बाजार दोनों की विशेषताओं को अपनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन औपचारिक तौर पर 1944-45 में फ्रांस द्वारा जब इसकी घोषणा की गई तो इसे औपचारिक तौर पर माना जाता है और 1980 के दशक में गैर बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना अच्छे से प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक, तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसके बाद बाजार, गैर बाजार और मिश्रित आर्थिक प्रणालियों का डिस्कशन किया। अब अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। जैसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हमने बताया था, उसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों की आर्थिक भूमिका शामिल होती है। निजी क्षेत्र के लिए निजी वस्तुओं का उत्पादन करना बेहतर होता है, लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन राज्य भी कर सकता है। वैसी आर्थिक भूमिकाएं जिन्हें निजी क्षेत्र निभाने को प्रेरित नहीं है, उनको राज्य निभाता है, क्योंकि उन वस्तुओं से, उन उत्पादन से उनको लाभ नहीं होता। इस कारण से लोग उन भूमिकाओं में नहीं आते। राज्य एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक भूमिकाएं सदैव नियत रहेंगी, ऐसी बात नहीं, बल्कि इनमें आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार संशोधन हो सकता है। नियम की जिम्मेदारी राज्य की होती है। अर्थात मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत कभी भी एक अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार सदैव बदलाव को तत्पर रहती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होगी, यह दीर्घावधिक विषय, बहस का विषय है। तो अपन ने अर्थशास्त्र के इतने सारे क्षेत्रों का अध्ययन किया। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बसीगंटन सहमति, यही इसी से संबंधित टॉपिक है। बसीगंटन सहमति, बीजिंग सहमति और सैंटियागो सहमति, ये तीनों सहमति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।